Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5, democratic reasons. तो today our last टॉपिक इज डेमोक्रेटिक अब्सोल्यूशन। ये इसकी क्या है, एक पार्ट बनाया गया है जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको दोबारा से कब, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जो सुग्रेन से अपसुग्रेन से यानी कि पुनः उत्थान के बाद में जो अव्य उत्थान है वो कैसे हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इसमें क्या है, न्यू ऐड किया गया है इंडिया इस चैप्टर के अंदर, इंडिया के बारे में। तो इसके अंदर क्या है, हमारा पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे। इस टॉपिक में यही दिया गया है कि इंडिया की फ्रीडम के बाद जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, उस इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर क्या है, उसके बाद में इसका पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ता है, लोग वोटिंग पावर कैसे बढ़ती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को किस तरह से आगे लेकर के आते हैं, क्या इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुली काम करता है, तो कौन कौन से ईरा को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, कौन सा ईरा इसके अंदर होता है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फर्स्ट डेमोक्रेटिक अब्सोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या है, पहला किया गया, इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया 1950 से लेकर के 1970s तक का जो ईरा था या जो टाइम पीरियड था उसको कहा गया। इसमें मेनली पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, उसके बाद कांग्रेस के 1-2 लीडर्स का आपने पढ़ा भी होगा, इंदिरा गांधी के जो 1971 का जो इलेक्शन है उससे पहले तक का जो आता है वो इसके अंदर क्या शामिल किया जाता है। इसमें कहा गया कि इंडियन वोटर्स जो है लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अडल्ट वोटर की अगर हम बात करें, अडल्ट वोटर वो क्या है, लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो अब इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया, जब सबको क्या है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी, तो यूएस के जो कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्री है इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया जैसे इलिटरेटेड कंट्री के अंदर जहाँ पर बिल्कुल शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पर सब लोगों को क्या राइट टू वोट दिया जाएगा, वो उसका यूज ही नहीं करेंगे, उनको राइट टू वोट का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप देखते हो कि 1970 तक आते आते 67 और 1970 तक आते आते क्या है, लोगों का क्या है, राजनीति के अंदर क्या है, जो अडल्ट वोटर्स थे वो लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं। यहाँ तक मेनली पार्टी एक ही बनती है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रहती है, हम ये कहें कि 75 तक, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर रीजनल्स 67 का जो इलेक्शन होता है, रीजनल्स पार्टियाँ क्या है अपना ही गवर्नमेंट बना लेती हैं और उनका पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से क्या है, इंडियन वोटर इंक्रीज होते रहते, सिर्फ स्टेट्स में ही नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों के इलेक्शन के लगातार इंक्रीज होते जा रहे थे। तो इस तरह से हमने क्या है, वेस्टर्न की जो बात थी उसको झूठ साबित कर, वेस्टर्न की जो मिथ थी उसको क्या है, हमने फॉल्स प्रूव कर दिया था कि हम क्या है इस तरह के नहीं है। तो इसके लिए क्या हमारे लोकसभा के इलेक्शन थे, जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे, हमने सक्सेसफुली क्या है इलेक्शन करवाए। हमारा जो इलेक्शन कमीशन था उनके द्वारा भी सक्सेसफुली क्या है इस तरह के इलेक्शन करवाए। यहाँ तक क्या है, हमारे 4 क्या है लोकसभा के इलेक्शन हो चुके थे, स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन हो चुके थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन का काफ़ी मेन रोल था। उन्होंने सक्सेसफुली इन इलेक्शन को हेल्ड करवाया, क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो इंडिया के सामने ये एक तरह की इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती थी कि वो वाकई में क्या इतने बड़े मतलब कंट्री के अंदर क्या है इलेक्शन को मतलब बिल्कुल फेयर तरीके से करवा सकता है, जिसके अंदर किसी तरह का मिसयूज ना किया जाए, और ऐसा करवाया गया, बिल्कुल फेयर साफ सुथरे इलेक्शन करवाए गए। तो ये इंडिया की क्या थी, एक अचीवमेंट थी। तो इंडिया ने कहा था कि ये हमारी फर्स्ट अचीवमेंट है, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ क्या है वोटर्स को इंक्रीज नहीं किए, हमने क्या मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाया, साथ में हमने क्या अर्बनाइजेशन को भी अपनाया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया है, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है, अर्बनाइजेशन को भी अपनाया है। इसके अलावा हमने एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट किया है कि हमारी एजुकेशन का जो लेवल है पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा प्रेस को हमने क्या है फ्रीडम दी है, यानी हमारी जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है। वर्ल्ड की किसी कंट्री के अंदर इस तरह प्रेस को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी जितनी हमने प्रोवाइड कर रखी है। प्रेस क्या है गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर सकती थी, चाइना रसिया वगैरह में इस तरह का लॉ नहीं था कि प्रेस क्या है उनको क्रिटिसाइज़ करे। तो इस तरह से इंडिया ने ये बात कही, और ये हमारा फर्स्ट डेमोक्रेटिक अब्सोल्यूशन था। अब बारी आती है सेकेंड डेमोक्रेटिक अब्सोल्यूशन की। ये 1980 का जो ईरा है, 1980 का जो ईरा है, क्योंकि बीच का जो हमारा आता है 70 और 80 के बीच में, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में ये कहें कि सही तरीके से नहीं चल रहा था, इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो वो इस वजह से। तो 1980 का जो ईरा आता है उसमें क्या है, जो
इसको सेकंड डेवलपमेंट का है। इसको क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल के अंदर ओबीसी है, एससी है, एसटी, उनका पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ने लगा था। इससे पहले कुछ थे पार्टिसिपेशन वगैरह, एमपीज वगैरह बन करके जाते थे, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन वोटिंग में नहीं था, वो वोट वगैरह करने नहीं जाते थे। एससी है, एसटी है, ओबीसी कास्ट वगैरह वोटिंग वगैरह नहीं देते। अडल्ट वोटर के अंदर उनका पार्टिसिपेट काफ़ी कम था। इसके अलावा उनके द्वारा डिमांड नहीं थी रिजर्वेशन वगैरह की, सिर्फ एमपीज वगैरह बन करके जाते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या है, ये पार्टिसिपेशन बढ़ा है। योगेंद्र यादव के वर्ड दे रखे हैं आपके जो नया रेफरेंस मटेरियल है उसके अंदर, उसमें कहा गया कि उन्होंने कहा कि दलित नॉट लिविंग स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेशन, रिजर्वेशन तो हमने प्रोवाइड कर दी है, एससी और एसटी के लिए पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, दलित जो लोग हैं, वो स्टैंडर्ड का जीवन नहीं जी रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए उनकी डिमांड्स को लगातार उठाया जाने। तो इस ईरा के अंदर 1980 के बाद, 1980 से लेकर के 90 तक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ओबीसी का बढ़ा, एससी और एसटी का बढ़ा। इसी के कारण आपको पता है 1988 के अंदर क्या है, मंडल कमीशन को पास किया गया था, जिसमें ओबीसी को 27% क्या है रिजर्वेशन दी गई थी, जिसके अगेंस्ट क्या है जनरल कैटेगरी के द्वारा काफ़ी जगह पर क्या है स्ट्राइक वगैरह भी की गई थी, जिसको 93 में क्या है सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया था। तो इस तरह से क्या है ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो बढ़ गए थे। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एम्पावर करने के लिए, पॉलिटिक्स को अपनाने के लिए, यानी राजनीति के अंदर इंटरफेयर करने के लिए जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनका क्या है पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है उनका पार्टिसिपेशन लगातार इस इरा के अंदर बढ़ा है। थर्ड जो आपका डेमोक्रेटिक रीजन्स है वो 1990 के बाद आता है। ये आप पहले भी आपको बता चुके हैं। 1990 के अंदर इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसको पॉलिसी को एलपीजी कहा जाता है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस पॉलिसी को अपनाने के कारण क्या है इंडिया क्या है, इससे पहले क्या था, इंडिया यहाँ तक सीमित था कि हम क्या है फॉरेन के साथ कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं रखेंगे, दूसरे कंट्री से ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम अपने इंडस्ट्री को खुद डेवलपमेंट करना चाहते थे। लेकिन इस पॉलिसी के बाद क्या है ओपन डोर पॉलिसी की तरह, जिस तरह चाइना ने अपनाया था, वैसे ही क्या है इंडिया ने भी क्या है इसके फेवर में काम किया, और हम कंपेटिटिव इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एक हिस्सा बन गए कि हम भी क्या है इलेक्ट्रिकल मार्केट के अंदर कंपेटिटिव होंगे। दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको क्या करेंगे, हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपटीशन करेंगे। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट या फिटेस्ट की जगह, बेस्ट मतलब अच्छे की जगह, सर्वाइवल ऑफ बेस्ट की जगह सर्वाइवल ऑफ एब्लेस्ट है, इसके ऊपर क्या है ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बेस्ट होना अच्छा नहीं है, योग्य एब्लेस्ट होना जरूरी है। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ बेस्ट या फिटेस्ट की जगह किसको फोकस किया गया, सर्वाइवल ऑफ एब्लेस्ट को क्या है फोकस किया गया, कि जो एब्लेस्ट है यानी जो ज़्यादा कमा करके दे सकता है वही है। तो ये हमारी थर्ड पॉलिसी थी जो 1990 के अंदर क्या है अपनाई गई। तो इसके लिए क्या है 3 चेंजेस किए गए इंडिया के अंदर, 3 चेंजेस हुए थे इस थर्ड के अंदर। स्टेट टू मार्केट, यानी राज्य क्या है मार्केट की तरफ चेंज हो जाएंगे, यानी स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को प्रोवाइड करेंगे, मार्केट को डेवलपमेंट की बात की जाएगी, लोगों को इंडस्ट्री के लिए क्या है मोटिवेट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाएं, वो कंपटीशन करें, दूसरे कंट्री को भी इन्वेस्ट करने के लिए क्या है इनवाइट किया जाएगा कि वो भी इंडिया में आकर के क्या है अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो स्टेट टू मार्केट की बात की गई। दूसरा गवर्नमेंट टू गवर्नेंस की बात की गई, यानी सरकार से शासन की ओर बात की गई कि गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नेंस का काम करेगी, वो शासन को चलाने का काम करेगी, अच्छे ढंग से चलाने का काम करेगी। और तीसरी बात कही गई थी फ्रॉम स्टेट एज ए कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर, जो स्टेट होंगे वो कंट्रोलर नहीं होगा। स्टेट क्या करेगा, स्टेट का काम पहले क्या कहा जाता था कि वो कंट्रोल करता है, लॉ वगैरह बनाएगा, वो क्या है हमारे लिए पॉलिसीज वगैरह बनाएगा, लोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यहाँ कंट्रोल किस गया, अब क्या किया गया कि स्टेट क्या होगा, एक फैसिलिटेटर्स होगा, वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लोग उस फैसिलिटी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे उस यूटिलाइजेशन से क्या है कंट्री को डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये सारी की सारी बातें क्या है इसमें रखी गई, और इसमें क्या है यूथ को रोल मॉडल माना गया। उन्होंने कहा कि जो यूथ है, अडल्ट यूथ है, वो क्या है गेम
जो रियल गेम चेंजर है वो क्या है, यूथ है। तो यूथ को फोकस किया गया, क्योंकि आप देखते हो कि इंडिया के अंदर 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, यानी यूथ सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए और गवर्नेंस के लिए जो इंडिया की आज की कॉन्टेम्प्रेरी हमारी पॉलिटिक्स है, उसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, उसमें गवर्नेंस की बात करें, तो उसके लिए क्या है, यूथ का होना क्या है, ज़रूरी है। तो रियल चेंज जो गेम चेंजर है वो क्या होगा, यूथ होगा। तो ये बातें रखी गई और इन 3 चेंजेस के माध्यम से क्या है, इंडिया ने डेवलपमेंट भी किया। हम कहेंगे कि 1990 के बाद जब क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय इंडिया ने डेवलपमेंट, यानी हमारी जो जीडीपी है लगातार 5 या 6% रेशो से लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से क्या है, इसको डेमोक्रेटिक अपसुरेंस को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1950 से 70 का टाइम है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी की जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। 70 और 80 का बीच में से कट कर दिया गया। जो सेकंड है वो 80 से 90 तक का माना गया है, जिसमें रिजर्वेशन की बात होती है, लोग रिजर्वेशन का मुद्दा उठाते हैं, ओबीसी है, एसटी है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। इस तरह की क्या है रैलीज वगैरह होती है, जिसके अंदर फार्मर्स को और ये जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको इनवाइट किया जाता है, और लीडर्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनके फेवर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पॉलिटिक्स क्या हो जाती है, यहाँ 80 के अंदर आकर के इनकी तरफ चेंज हो जाती है। और जो थर्ड है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे ही चेंजेस आते हैं तो इंडिया के अंदर भी क्या है एलपीजी सिस्टम को क्या है अपनाया जाता है। एक कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिक मार्केट इंडिया को बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या है सर्वाइवल ऑफ एबलेस्ट की बात की जाती है कि इंडिया के अंदर भी क्या है योग्य को सर्वाइवल किया जाएगा, यानी जो एबलेस्ट है वही सबसे ऊपर है। इसके लिए स्टेट को मार्केट की तरफ चेंज किया जाता है, गवर्नमेंट को गवर्नेंस की तरफ किया जाता है, स्टेट को एक कंट्रोलर की फैसिलिटेटर बनाया जाता है, और यूथ को क्या है फोकस किया जाता है कि यूथ ही क्या है इंडिया के अंदर इस तरह का चेंजेस ला सकते हैं, जो डेवलपमेंट भी करेंगे, गवर्नेंस भी चलाएंगे। तो इस तरह से क्या है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।